अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से पै दर पै 3 आने वाले फैसलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की चूल्हे हिलाकर रख दिए। मजमूई तौर पर इन तीनों फैसलों में 196 रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि फैसलाबाद की सिविल लाइन्स थाने के अंदर दर्ज मुकदमे के हवाले से जो फैसला आया उसमें कुल 32 रहनुमाओं में से 28 को सजाएं सुनाई गई, जबकि 4 को बरी कर दिया गया। इन 4 बरी होने वालों में से फवाद चौधरी भी शामिल है, शाहमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से MNA है वो भी शामिल है, जिनको बरी किया गया है। अब 196 लोगों को सजाए, जाहिर है मैसिव स्केल के ऊपर ये फैसले आए और इस मुतालिक बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो पहले इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अगर 9 मई और 26 नवंबर केसेस के फैसले आते हैं तो कमोबेश 75 पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज करने का इरादा रखती है और बानी PTI का ये फैसला है कि 5 अगस्त को एहतजाज पीक पे होना चाहिए। इस एहतजाज से पहले पेशतर इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज देती, रियासत ने या हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है और घेरा हर गुजरते दिन के साथ तंग हो रहा है। इन फैसलों के बाद बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हम इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सियासी बुनियादों पर दी गए फैसले करार दे रहे हैं बैरिस्टर गौहर और हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। इंदिया भी दे रहे हैं कि इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शाखसाना है। अब अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो सरकर्दा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें उमर अयूब का नाम है, जिनमें जरताज गुल का नाम है, शिबली फराज है, शादाना गुलजार है, उनके साथ साथ कमल शोजब है जो सजा याफ्ता हुए हैं और डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी लटक रही है। उमर अयूब ये कहते हैं, एक बार फिर रिआइट्रेट कर रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे ही नहीं जिन्होंने 9 मई किया। अब ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से दोहरा रही है। बानी PTI हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हो, वो 9 मई से मुतालिक CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा करते हैं, जबकि DG ISPR की जानिब से मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं। सब्सटेंशियल एविडेंसेस वीडियोस की सूरत में सामने आ चुके हैं। 9 मई को क्या हुआ, जिना हाउस का घेराव किसने किया, तोड़ फोड़ किसने की, GHQ पे हमला किसने किया, सरकारी इमलाक को नुकसान किसने पहुंचाया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये फैसले, ये केसेस यहां थमते हुए रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से फैसल वोडा जो कंसर्न क्वार्टर्स के बड़े करीब हैं वो ये इंदिया दे रहे हैं कि अभी मजीद नाअहलियां होंगी। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इतनी बड़ी तादाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशंस भी होंगी, रहनुमा गिरफ्तार भी हो जाएंगे, जैसे कि मलिक अहमद खान भच्चड़, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उनको हटाए जाने का जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ चुका है। और अगर नेशनल असम्बली में भी इसी तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है और वहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं तो ये एक मरबूत हिकमत अमली नजर आ रही है। यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस सारी सिचुएशन के अंदर। फैसल चौधरी साहब पहले ही ये बता चुके थे कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से आने वाले फैसले लाहौर और सरगोदा की अदालतों से मुख्तलिफ नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, आपकी प्रेडिक्शन अभी आपने प्ले भी की है, आपने कहा था कि फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से आने वाला फैसला लाहौर और सरगोदा से मुख्तलिफ नहीं होगा। आपको इस बात का अंदाजा कैसे था, हुआ वही है सर? देखिए रान, मेरा बड़ा तजुर्बा है इन केसेस का और मैं एक ज़िंदगी में सियासी केसेस मैंने बहुत लड़े हैं। मैं गिलानी फैमिली का भी वकील रहा हूँ, मुशर्रफ साहब का भी वकील रहा हूँ और 2009 के बाद जो तमाम बड़े सियासी फैसले हैं उनमें या तो मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ या मेरे सामने हुए हैं। गुजारिश ये है कि ये जब आप एक सियासी पार्टी चौमुखी लड़ाई में मसरूफ़ हो जाती है तो फिर आप अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे ध्यान नहीं दे पाते। इस केस में मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको कन्विक्शन हुई है। हमारे ज़ाहिर है वो बहुत करीब थे, पार्टी के लोग थे। अपना किसी से इख्लाफ होना या किसी की राय से इख्लाफ करना अलग बात है, लेकिन जो सज़ाएँ हुई हैं उन पे मुझे दिली तौर पे अफसोस हुआ है। लेकिन जब आप केस समझ के नहीं लड़ते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप जितने भी दोस्त हमारे हैं उनमें से किसी ने जब 40 दिन का ये हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो हम मेरे ख्याल में शायद फवाद साहब और मैं वाहे थे जो चीख रहे थे कि ये देखो ये आपके गले पड़ेगा, आप इसका कुछ करो।
मैंने अपने तय उमर अयूब साहब को भी सबको रिक्वेस्ट की कि देखें आप, जो लेटर उन्होंने परसों लिखा है अगर वो उसी दिन लिख देते या उससे कोई लेथार्जी जो होती है, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपके खिलाफ एविडेंस है या नहीं है, या आपका केस कहाँ पे चल रहा है, आप उसको अल्लाह तवक्कुल तो नहीं छोड़ सकते। अब इस सारे केस में मैंने पहले दिन से एविडेंस तैयार किया था, हमने 342 का स्टेटमेंट दिया, एविडेंस दिया 340 पे, अपना ओन ओथ, अपनी जो एक्टिविटीज़ जो डॉक्यूमेंटेड थी जिसमें अदालती फैसले भी थे वो भी दिए, उसके साथ हमने डिफेंस विटनेसेस भी पेश किए, जिससे हमारा जो केस है हमारी जो टीम ने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर किया और हमने इसको बड़ा सीरियस लिया। तो गुजारिश ये है कि ये जो मामलात हैं इनको सियासी तो बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर मुकदमे को तो मुकदमे के तौर पर लड़ना होता है ना। मुकदमे को अगर आप नहीं, लेकिन फैसल चौधरी साहब, जब पीटीआई के लोगों से हम यही बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बेबस हैं, ये कोई लीगल स्ट्रैटेजी का मामला नहीं है, बल्कि हम रियासत ने जो फैसला कर लिया उसके सामने बेबस है। क्या करें जब रियासत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई को कॉर्नर्ड करना है और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे फैसले देने हैं, तो फिर हम क्या करें? फिर फैसला तो वही आएगा। हजूर, जब तूफान आता है मझधार में ही तैराकी जो होती है उसी का टेस्ट होता है। जब आप एक ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में होते हैं, वहीं से रास्ते निकालने जो हैं वो आपकी टेस्ट होता है, आपकी काबिलियत का, आपकी स्ट्रेटजी का, आपके जहन का, आपके। अब देखिए ना, रेहान साहब पार्टी के अंदर लड़ाई है, अपोजिशन के साथ लड़ाई है, असेंबली के बाहर हुकूमत के साथ लड़ाई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई है। इतनी लड़ाइयाँ कौन पार्टी कर, इसलिए तो फौज नहीं लड़ सकती जितनी हमारी पार्टी लड़ रही है। इनको समझा समझा के थक गए थे। और बाय द वे, ये रात को नहीं, ये मैंने 8 हफ्ते पहले ईसा नकवी के शो में ये कहा था कि ये होने वाला है, और ये दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ जब आप को बात करते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे या अपनी इल्म की बुनियाद पे, तो फिर आप इंतबाही कर सकते हैं ना कि ये आपके खिलाफ होने वाला है, आप इसको देख लीजिए। अब अगर कोई ना सुने तो आप देखिए, लीगल स्ट्रेटजी कोई नहीं, सारे बंदे आज फारिग हो गए, पहले लाहौर और उसमें अच्छा फारिग फैसला, हुए एक हैं। और डायमेंशन भी है सर। सियासी हिकमत अमली भी नहीं। आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो तीसरा फैसला आया उसमें फवाद चौधरी साहब बरी कर दिए गए, उसमें जैन कुरैशी साहब बरी हो गए, ख्याल कास्त्रो बरी हो गए। तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि वो जिन्होंने खुद को पीटीआई की पॉलिटिक्स से डिस्टेंस किया, बानी पीटीआई से डिस्टेंस किया, उनको रिलीफ मिल रहा है। जी हसान न्याजी भी। जी नहीं 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 नहीं, हसान न्याजी ने आगे इसमें से किसने डिस्टेंस नहीं किया। आप तो हम तो भुगत ही ये रहे हैं कि पीटीआई से लातल्की का इजहार नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमने जो हमारी एक्टिविटीज थी 6 से 10 मई तक वो डॉक्यूमेंटेड थी, यानी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें अदालती फैसले थे, उसमें हमने जो डिफेंस विटनेसेस पेश किए, रिकॉर्ड पेश किया। हमारे वो जो 4-5 जो जो देखे ना, जब आपके खिलाफ अगवाई आती है आपने उसको थॉट करना होता है ना, तो हमने वहाँ पे हर चीज़ पे बड़ी मेहनत की हुई थी। वो हमने आज से नहीं, आप जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उस फैसले का पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ लें। उसी रात नंबर 2 पे फवाद साहब के हमें ये पता चला कि उनको भी अरेस्ट करना है। फिर रात को 7:30 बजे आमिर फारूक साहब ने उनकी बेल, प्री अरेस्ट बेल ली। फिर वो जस्टिस उनके पास आया, आप हमारे जो स्वात वाले दोस्त हैं जो अपना चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर उन्होंने जो एमपीओ का ऑर्डर है उसको डिस्कार्ड किया, उस पर ट्वीट्स पे भी उन्होंने फैसला दिया। ये बड़ी देखें, जब आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या होना है और आपने किस तरह से प्रिपेयर होना है। आप ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो टीम लगाई हुई है अंडर 19 टीम, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में गुल्ली डंडे की टीम है जिससे ये क्रिकेट मैच खिला रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आज पीटीआई को बहुत बड़ा धचका पहुंचा और अभी मजीद पहुंचना है, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी मजीद पहुंचने हैं। ये वही बात है जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, ये वही बात आप कर रहे हैं जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि भी मजीद डिस्क्वालिफिकेशंस भी नविश्ता है। मैंने फैसल वाडा भाई की बात ही सुनी कि वो क्या कह रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन सर ये इज राइटिंग ऑन द वॉल। या मैंने आपसे ये कहा है कि आप चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी सियासी पार्टी लड़ाइयाँ करती है? कौन सी पार्टी जो है वो सियासी रास्ते या मसलहत जो है उसको छोड़ के सिर्फ ट्विटर की बुनियाद के ऊपर जो है लोगों को अपने व्यूज या खुश करने के लिए? ऐसा तो नहीं होता सर। संजीदगी का मुतकाजी है ये मामला, ये बहुत सीरियस मामला है। इस मामले को सीरियस लेना चाहिए था पहले दिन से। चलें, आपको हमारी शक्लें नहीं पसंद ना आए,
ठीक है, लेकिन आज जो इनके दोस्तों के साथ हुआ है, ये बड़े अफसोसनाक बात है, ये तकलीफ दे बात है। यानी इन सबके दोस्तों के साथ जो ये और फैसला फैसल आया साहब, ये उनको सिर्फ सजा हुई। इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी पार्टी का प्रॉब्लम है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के केसेस के अगर फैसले आते हैं तो तकरीबन 75 पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब 75 पार्लियामेंटेरियंस, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज नंबर। कितना बड़ा डेंट होगा पीटीआई के लिए और ऑपोजिशन एज अ होल के लिए? 75 का तो मुझे पता नहीं है, तकरीबन 40 से 50 के दरमियान तो होंगे। लेकिन मुझे देखिए, क्या ये सर पहले सेनेट और दिन से नेशनल आपको असेंबली पता नहीं मिला था? के? जी, मैं वही सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली तीनों, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जी। सारी चीजें जो हैं, कि आपको पता नहीं था कि आपके सामने आ रही हैं। आपने उसके बारे में फिर क्या क्या उसकी प्रीएम्प्ट क्या किया, क्या उसकी स्ट्रेटजी क्या बनाई? इतने लीगल विजर्ड हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं आपकी लीगल टीम में, उन्होंने मासवाए लोगों को चेयरमैन गौर की ज़ात पे कीचड़ उछालने के अलावा कभी कुछ किया है? लेकिन इमरान खान को तो अंदर रखा है। 40 दिन की जब डायरेक्शन आई तो हमने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान की, और मेरा स्टेटमेंट भी छपा हुआ है डॉन में कि और ट्रिब्यून में, कि ये तबाही उतर जाएगी, ये नीचे से और तरीके से चलेगा। आप इसको संजीदा लें, संजीदा लें। एक एक को फोन करके कहा कि भाई आप संजीदा लें, आप जिस चीज के में पड़े हुए हैं वो नहीं होने वाली। खान साहब को भी बताओ और खुद भी बताओ, खुद भी कॉशियस हो जाओ, ये इसको सीरियस लो। ये आपको कोई माफी नहीं होनी इस मामले के ऊपर, क्योंकि 9 मई जो है जिन्होंने किया है, आप उससे कहते हैं कि वो हमारे वर्कर नहीं है, डिस्टेंस करते हैं, लेकिन आप 9 मई आपके गले पड़ा हुआ है। इसमें कैबिनेट की रिपोर्ट है, इसमें एक बड़ी जो है वदारा जाती, इसमें गुस्सा है। आप देखें तो ना, फैसल साहब, ये हाउ 9 टू मई को गेट जो अवे भी विद हुआ, दिस नाउ सर? कोई रेमेडी है? कोई लीगल रिजॉर्ट है अभी, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई है पीटीआई? नहीं, पीटीआई को तो देखिए, पीटीआई को सबसे पहले तो अपनी टीम बदलने की जरूरत है। सियासी लोग लाएं, सियासी लाए अमल अपनाएं। सियासी लाए अमल जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ये होता रहेगा। अब ये देखें ना, ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया, हम सियासी बुनियाद, तो भाई है, सबको पता भाई आपके साथ यही है। आपने क्या किया? आपका हल क्या है? आपकी आपकी इस चीज की, ये सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हर किसी से लड़ाई कर लें। जजों से आपकी लड़ाई, पुलिस से आपकी लड़ाई, फौज से आपकी लड़ाई, ब्यूरोक्रेट से आपकी लड़ाई, पार्लियामेंटेरियन जो दूसरी जमातों के उनसे आपकी लड़ाई, ठीक है, जेल के अमले से आपकी लड़ाई। ये चाहते क्या है आप क्या चाहते हैं? आपके वर्कर्स ने शहीद हो गए हैं, जानें दी हैं, आप क्या करना चाहते हैं? रोज आप तहरीक की कॉल देते हैं। मैंने खान साहब से कहा था कि ये आपकी रिहाई नहीं हो सकती तहरीक से, इसके लिए सियासी लाएमल होना पड़ेगा। आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। लेकिन ये जो फैमिली के लोग हैं और कुछ लोग हैं, इन्होंने इमरान खान की तबाही निकाल दी है जेल के अंदर, और जेल के अंदर भी बहुत बड़े पॉलिटिकल विजिट बैठे हुए हैं, वो भी किसी को की बात नहीं सुनते। तो अब हम जैसे लोग जो है, रेहान साहब मशवरा ही दे सकते हैं कि यार खुदा के लिए बस करो। आप एस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं वैसे लड़ जब आप सकते, कोई फैमिली के अपनी लोगों फौज की से नहीं बात लड़ करते हैं तो इशारा किस तरफ है? आप इमरान खान की बहनों की बात कर रहे हैं? सकते। फैमिली में मेरा ख्याल में तो वही है, और तो कोई है नहीं। हर वक्त इनकलाब चढ़ा रहता है। इनकलाब की ऐसे थोड़ी होता है, खुद आप आगे रखने को तैयार नहीं है। देखिए ना, ये रेहान साहब, ये ठीक पॉलिटिकल सर। रियलिटीज हैं, जी। पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, और आंखें खोल के जीना पड़ता है। आप जिस जगह पे रहते हैं, आप मतलब जंग लड़े, हर किसी के साथ। पार्टी के अंदर भी सारी तबाही उतारी हुई है। आधों को कोई बैक करता है, आधों को कोई बैक करता है, एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सारे। हाँ यार, कोई बात होती है करने वाली। ठीक सर, लास्टली फैसल साहब, 5 अगस्त अब करीब आ रही है। बानी पीटीआई की तो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि एहतजाज पीक पे होना चाहिए। आपको कोई मास मोबिलाइजेशन को मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है इन फैसलों के बाद ये एहतजाज की तहरीक भी झाग की तरह बैठ गई है? रेहान साहब, इन फैसलों के अलावा भी कोई जान नहीं थी। ना तहरीक का कोई लाएमल है, ना मुंह है, ना सिर है, ना पैर है। कोई किसी किस्म का कोई लाएमल नहीं है। ये जो बाहर की क़यादत है, कॉम्प्रोमाइज कह लें, डरी हुई कह लें, इनकेपेबल कह लें, नाहल कह लें, सियासी तौर तरीकों से नाबलद कह लें, जो मर्जी कह लें, ये फैसलों के बगैर भी मतलब बेकार था। इन्होंने क्या करना? कुछ भी। आज आप तक रात को आज सुबह
तक आपको पता है क्या करना क्या है? इतनी बड़ी पार्टी में एक सीट के वो लीडर है, भाई हमारा बुजुर्ग है, बड़ा उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन सियासी तौर पे तो ये गलत फैसला। सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, सबसे ज्यादा बंदे ठीक। आपके पास हैं, आप जाके एक सीट वाले के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो फिर मुझे ये बताइए ना कि ये तहरीक का जो मामला किया, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स नहीं सोचे जाते? ये मतलब इसका कुछ बात तो जाहिर है लीडरशिप से पूछे ना कि आपने किन बुनियाद पर ये कही। क्या खान साहब से बात, आप वो तो जेल में है, ठीक है, उनसे बात भी करनी पड़ती है, उनसे उनकी कन्फ्यूजन भी दूर करनी पड़ती है, उनको बार बार रियलिटी चेक दें। ये जाके सारे कह देते हैं जी बाहर इनकलाब आ रहा है, बाहर इतने लोग आ जाएंगे, बाहर ये कोई बंदा नहीं आएगा जी। आप बचगाना बातें करते हैं, इस लीडरशिप के कहने पे कौन आता है जी? कोई भी नहीं आएगा जी। फैसला होता ना होता, ठीक। ये एक साइड फवाद पे, चौधरी इस साहब, तारीख में कोई जान नहीं। फैसल, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील। नानुवर बहुत होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये फैसले और जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन है, इस पर बात करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है नासिर भट्ट साहब, आज इस्लाम फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जो बैक टू बैक 3 डिसीजन आए, मजमूई तौर पर 196 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको सजाएं हुई हैं, ये जमहूरियत के लिए कोई पॉजिटिव साइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अदालत का फैसला है, अदालतों के फैसलों में तो हुकूमत ही बात कर सकती है। अगर वो समझते हैं कि लोगों को सुनाई वो गलत सुना है तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे, उनके पास अपील का चांस है, एक और चांस भी है सुप्रीम कोर्ट का, वो जाए जाके अपील करें तो उनको सजा गलत हुई है और अगर उनके पास प्रूफ है तो ये जो सजा हुई है ये उनके कहते हैं नहीं नासिर भट्ट साहब, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो भी अदालत का फैसला था, लेकिन आप ये कहते थे कि विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब जो अदालतों का फैसला है, आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त है, जो नवाज शरीफ साहब के केस में था वो गलत था? देखिए, बात में वो क्या था, वो ये था कि पानामा केस था, उसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने अकामा निकाल लिया। अकामे में भी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आपको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करते हैं। भाई ये केस है, ये हमला है, कोर कमांडर के घर पे हमला है। अगर वो हमले में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ अगर गलत फैसला आ रहे जाके अदालत से जाके हाई कोर्ट में जाकर अपील करें। हमने भी, हमें पता नहीं मार सकता तो हमने जाके अदालतों से इंसाफ लिया है, अदालतों ने हमें। नासिर भट्ट साहब, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि इसमें भी पिक एंड चूज हो रहा है। वो लोग जिन्होंने पीटीआई से डिस्टेंस किया या बानी पीटीआई से डिस्टेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पब्लिक अपॉलॉजी हुई, उनको तो माफ कर दिया गया, बरी हो गए, लेकिन वो लोग जो अपने पार्टी के साथ खड़े रहे, नजरिए के साथ खड़े रहे, उनको सजाएं सुनाएगी। ये पिक एंड चूज है। तो ये पिकल चीज बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि ये अदालत है, अदालत देख रही है, अदालत फैसला कर रही है, उसको लोग बरी भी हो रहे हैं मेरा ख्याल है। और अगर कोई सजा जिनको हुई है तो उनके खिलाफ कोई उनके पास सबूत होंगे, कोई एविडेंस होंगे। अगर ये समझते हैं कि एविडेंस नहीं है, ये झूठ फैसला, ये गलत फैसला है, तो अदालत से जाकर मुझे बताया अदालत के अलावा क्या रास्ता है? अदालत ही जाकर उन्होंने बरी होना है, अदालत से जाकर इंसाफ मांगना है। हुकूमत नहीं चाह सकती अदालत को क्या हमको छोड़ दें, हमको जेल में भेज दें। 9 मई से जो हुआ वो दुनिया के सामने है, क्या हुआ, अपनी फोर्सेज से हमले हुए। अगर वो समझते हैं कि उनमें शामिल नहीं थे तो उनको अदालत बरी कर दी। अगर वो उसमें है तो तब भी चाहते वो अगर अब क्या करें? पीटीआई से जब हम अदालती फोरम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अदालतें भी आपकी है, मुद्दई भी आप है, हम जाए तो कहा जाए। सवाल बड़ा सादा सा है, अगर 75 पार्लियामेंटेरियंस, एज पर व्हाट चेयरमैन पीटीआई सेड, 75 पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये तो वही बात हो गई ना सर कि सुनिया उजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा, फिर मैंने दसो तुझे, अगर मैं कुछ ज्वाइन करा और मैं कहूँ जी मैं मैंने या मेरी उम्र 17 साल है, मैंने कुछ सवाल है तो इसमें होता है। ठीक है, तो जुर्म होता है, चाहे वो MLA है, चाहे वो MP है, चाहे वो सेनेटर है। कोई चीज हुई है जहाँ को GSO का हमला हुआ है, आग लगाई लोगों ने, तोड़ फोड़ किया
कोर्ट मामले के घर गए और एक जगह जहाँ पे सब जगह जिन लोगों ने हमले किए हैं अगर वो उसमें शामिल है तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, क्यों गया, क्यों हमला किया है? इसमें तो अभी वो लोग, मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि जो इन लोग इस चीजों में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए। बात यह है कि ये अदालती फैसला है। मैं इस चीज पे बिल्कुल आपको बताऊंगा, अगर अदालत ने उनको बरी कर दिया तो उनका कोई सवाल नहीं होगा क्यों बरी हुए। अगर उनको सजा दिया तो वो जाके अपील करेंगे। अपील में अगर उनके पास इतने सबूत है कि ये उनमें शामिल नहीं थे या उन्होंने ये नहीं किया तो अदालत उसको बरी कर देगी। फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद डिस्क्वालिफिकेशंस भी होंगी, क्या ये बात दुरुस्त है? घेरा मजीद तंग होने जा रहा है पीटीआई के गिर? मुझे नहीं पता, फैसल वाला साहब कोई जज नहीं लगे उनको क्या पता सजाएं होंगी। सजा तो अदालत ने ले ली है, अदालत से अब जो प्रूव कर गए अदालत में केस चलेगा। जब अदालत समझेगी तो इसके खिलाफ इतना एविडेंस है कि इसको सजा दी जाए तो सजा दी जाएगी। अगर वो समझते नहीं है इनोसेंट है उसको बरी कर रही है। नहीं, आप जाहिर है हुकूमत में बैठे हुए, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, सरप्राइज इससे पहले कि पीटीआई देती, आपने पीटीआई को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है, तो अब मजीद कौन कौन से सरप्राइजेस रहते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए 5 अगस्त आ जाएगी, वो एहतजाज करें। जमहूरी जो होते हैं ना जमहूरी इदारों में जमहूरियत के अगर आप कुछ जमहूरी तरीके से एहतजाज करेगी बिल्कुल उनको आकर कोई उनका रास्ता नहीं रोकेगा। अगर वो 26 नवंबर और 9 मई जैसा एहतजाज करेंगे तो फिर हुकूमत का फर्ज है अपनी आवाम की हिफाजत करना, लोगों की हिफाजत करना, कि हम उनको इनके रहमो करम पे छोड़ दें। अगर वो एहतजाज करेंगे तो बुरी तरीके से करें, उनका हाथ है कोई नहीं रोकता उनको। यानी अगर इतनी बड़ी तादाद में डिस्क्वालिफिकेशंस होती नासिर भट्ट साहब, तो आर यू रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेन? क्या हुकूमत रेडी है? देखो ना, ये तो अगर जब इस तरह में जब कोई डिस्क्वालीफाई होता है फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, उसका इलेक्शन अनाउंस होता है। ये काम उन लोगों से हुकूमत का नहीं है। हुकूमत का काम है कि अफिसर के साथ बैठ के बात करें। आपने इलेक्शन बात की कि इलेक्शन होंगे, हम तो हुकूमत तो कह रही है अफिसर से आकर बैठे कि हम इलेक्शन कमीशन एक नया होना है, इसका टाइम खत्म हो चुका है, तो वो तो हमारे साथ बैठते ही नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हम उनसे बात करेंगे, तो फिर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात उनको हुकूमत से करनी पड़ेगी, एक सियासी जमात से एक सियासी जमात बात करेगी, कल वो हुकूमत में आज अपोजिशन में है, तो अगर उनको नहीं समझ आ रही तो हम उसका कुछ नहीं करते। नासिर भट्ट साहब, इलेक्शन कमीशन तो बहुत सारे फैसले खुद ही कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है। हमने देखा कि पंजाब से 3 रहनुमाओं के केसेस का फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी दे देता है। हालांकि प्रोसीजर तो ये है कि रेलेवेंट असेंबली का स्पीकर एक रेफरेंस फाइल करता है और फिर इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है। यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ही मुख्तार कुल बना हुआ है। तो देखिए ना, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसी बात किया तो वो जो फैक्ट हो रहे हैं इसमें वो चले गए अदालत में। बात यह है कि आप ये क्यों नहीं समझते कि आप हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत का ये कसूर है। हुकूमत का क्या कसूर है? ये जो वाकयात हुए, जो कुछ भी हुए, ये हुकूमत ने तो नहीं कहा है ना कि जिन लोगों ने जुर्म किया तो उसकी तो सजा होती है, कानून तो अपना रास्ता लेता है। और जब भी ऐसा होगा, हमारे साथ देखिए ये हुआ कि जब मियां नवाज साहब को उन्होंने सजा दे दी बेटे से तनख्वाह ना लेने के, और वो उसके बाद क्या हुआ कि हम गए अदालतों ने उन्हें बरी किया। अब ये सब इसके अलावा क्या हल है? मुझे बताया अदालतों में जाए कि आके अपना केस है वो बताए तो जी हमें हमारे पास ये एविडेंस है, हम जिसमें नहीं है, हम लोग गुनाह है, हमारे पास इतने सबूत है कि ये जो हमारे खिलाफ फैसला हुआ ये गलत हुआ, तो अदालत उनको बड़ी। नासिर भट्ट साहब लास्टली देखिए, अदालतों से फैसले भी आते हैं, आपके हक में आते हैं। अगर कबूलियत ना हो तो अदालतों से फैसले जो आते हैं वो आपके अगेंस्ट भी आते रहे ना सर। तो अभी तो कबूलियत का मामला है, तो फिर आप बताओ ना कि हमारे खिलाफ ऐसे गलत होते रहे ना। वो साकब निसार और वो आजाद इलाके में रास्ते सही खोता जैसे लोगों ने इस मुल्क की हालत कर दी। अच्छा चलता मुल्क में किस तरफ लेके चले गए? जिन लोगों को बिठाया, जिन लोगों को मुसल्लत की हालत में बंद करके वो लोग आज किधर है? कोई जेल में है,
कोई अपनी किसी ने अपनी आज तक कोई साकब निसार जैसा बंदा Nasir Bhatt sahab, I have to take a very quick short break here. Nasir Bhatt sahab, thank you very much for joining us. Pakistan Muslim League नून के रहनुमा नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे. I have to take a very quick short break here. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन होने वाले तिजारती मुआहदात पर बात करेंगे. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के माबैन होने वाले हालिया तिजारती मुआहिदों ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इक्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आपका आगाज कर दिया है. इसको एक अहम संगे मील के तौर पर देखा जा रहा है. एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ इम्पोज किया गया, ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो वाशिंगटन डीसी में एक नया स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, उसने जियो इकोनॉमिक सिचुएशन में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया असर वाज़ेह कर दिया है. इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा. पाकिस्तान की मसनूआत का आलमी मंडियों तक पहुंचना, आलमी मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई होना और अमेरिका में पर्टिकुलरली जो उनकी महसूलात है, इंपोर्ट्स के ऊपर महसूलात में कमी वाक़ होना और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है अगर ये कहा जाए कि इनडायरेक्टली वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये कहना गलत नहीं होगा. इसके अलावा वो सेक्टर्स जहाँ पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वो क्रिप्टो का सेक्टर है, वो तवानाई का सेक्टर है, वो IT का सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा. इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि ये जो अमरीकी नवाजिशात है पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, उसका ताल्लुक खित्ते की जियो इकोनॉमिक सिचुएशन से भी है. ये जियो इकोनॉमिक सिचुएशन जो हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर चाइना है. चाइना जो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी शराकतदार है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में. इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को बैलेंस आउट करने के लिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है. इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद है मादनियात के हवाले से, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स वो है जो दिफाई मसनूआत के अंदर इस्तेमाल होती हैं और चीन इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. मगर चीन ने अपनी इन एक्सपोर्ट्स को कटेल कर दिया है या बैन कर दिया है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही हैं. इस असर को ज़ाइल करने के लिए भी पाकिस्तान के इस सेक्टर को अमेरिका कैपिटलाइज करना चाहता है. यानी ये दो तरफा ताल्लुकात हैं और इसको दफ्तर खारजा के मुताबिक सिर्फ तिजारती मुआहिदा ना देखा जाए बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जो है शराकतदारी के तौर पर देखा जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशंस के तौर पर देखा जाए. दफ्तर खारजा इस हवाले से रिएटरेट कर रहा है इसको बार बार. तो यकीनन भारत का असर रसूख कम पड़ रहा है. भारत को दूसरे लफ्ज़ों में अगर उर्फ़ियाब में कहा जाए तो एक शटअप कॉल भी बार बार मिल रही है. वो पाकिस्तान और इंडिया के स्टैंड ऑफ में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी का मामला हो, जो उनके बकौल भारत की फरमाइश पर कराई गई और वो बार बार भारत को ये चीज़ बताते भी हैं. राफेल गिरने के हवाले से खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरबला एतराफ़ करना हो और उसके बाद तिजारती डोमेन के अंदर 25% का टैरिफ हो, और दूसरी तरफ पैरेलल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो और उसके बाद अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आना हो, मुस्तहकम होना हो और पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर मफाहमती याददाश्तों से बढ़कर जो है तिजारती मुआहिदों के ऊपर दस्तखत होना यकीनन एक बहुत बड़ा और अहम संग मील है. और उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर इसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे. अभी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. यकम अगस्त से 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए वक्ती रिलीफ का बायस जरूर हो सकती है. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 7 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 16 पैसे और डीजल की कीमत 263 रुपये 8 पैसे जो है वो हो सकती है. और इससे यकीनन आवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ ज़रूर पहुंचेगा. 15 रोज़ के लिए ये प्राइसेस रिवाइज हो सकती हैं. मुमकिन तौर पर अगर ये कमी वाक़ होती है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं. नंबर 1 प्रोमिनेंट रीज़न इज़ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि रुपये के
की कदर जो है डॉलर के मुकाबले में कदर मुस्तहकम हुई है, या यूँ कह लीजिए कि कुछ बैलेंस हुई है, कुछ तवाज़ुन मिला है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी हो सकती है। जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 272 रुपये 16 पैसे और इससे घट के 263 रुपये 8 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 283 रुपये 35 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे हो सकती है। लाइकली ये प्राइसेस होंगी अगर आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान होता है। बाकी देखिए सरकार का फैसला है, ओगरा सिफारिश करती है और हुकूमत ने यह फैसला लेना होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।